जिस दिन शादी हुई है उसके 1 साल तक आप डिवोर्स नहीं डाल सकते। क्या औरतें सच में लॉ मिसयूज कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमनी? यस 100%। आजकल क्योंकि ईगो प्रॉब्लम भी बहुत चल रही है कि तूने क्यों नहीं बात की मुझसे पहले आके, मैं क्यों तुझसे बात करूंगी या करूंगा पहले आके। इट्स वेरी इजी टू से कि लिव इन में चले जाओ, बट जहाँ डिस्प्यूट आ गया वहाँ लड़के के पास नो राइट एंड द गर्ल हैज सो मेनी राइट्स। एक मैट्रिमोनियल केसेस फिर थोड़े से सिविल नेचर के होते हैं तो सॉर्ट हो सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट जहाँ लिव इन रिलेशनशिप आता है तो लड़की सीधा रेप पे चार्ज लगाए कि ये मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा, इसने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगा और फिर अब मुझसे शादी नहीं की मुझसे, एंड इट्स अ प्रूवन केस। आपको क्या चैलेंजेस होते हैं क्लाइंट्स के साथ बिसाइड्स देयर इंटरफेरेंस? गूगल से पढ़ के मत आओ, डोंट डू दैट एंड डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ लॉयर। लॉयर खुद बहुत ओवर स्मार्ट है उसको जरूरत नहीं है तुम्हारे ज्ञान की, वो उसको पता है क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता कि कहीं पे उसे चूक हुई है। 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को डिवोर्स लेने में। लोग ये समझते हैं कि डिवोर्स डाल दिया आप तो डिवोर्स ही हो गया, ऐसा नहीं होता। Alright, hi, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours presents The Legal Chapter. मेरा नाम है दिव्या और शायद मेरे लिए जितना डिफ़िकल्ट इमोशनली रहा है इनकम्प्लीटली योर सीज़न 1 बनाना, उतना ही रिसर्च वाइज डिफ़िकल्ट है मेरे लिए लीगल चैप्टर बनाना, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे सवाल जो मेरे लिए बिल्कुल विदाउट आंसर्स थे ऑन माई जर्नी। प्लस ऑल्सो ड्यूरिंग दी एपिसोड्स आप लोगों ने जितने मैसेजेस लिखे उन्हें रोज़ ढूंढ के कोलेट करके बनाना और फिर गेटिंग द राइट पीपल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, बहुत प्यार और बहुत मेहनत है। बिकॉज द पॉइंट इज जर्नी डिफिकल्ट है, लाइक आई ऑलवेज से, बट हेल्प पॉसिबल है। हाथ बढ़ाओगे तो कोई पकड़ने वाला मिल जाएगा। ऑन दिस शो टुडे विद मी इज कनिका भारद्वाज, एन एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपके कई सारे सवाल मैंने आज इनसे पूछने हैं। कनिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम ग्लैड कि मैं शो पर हूँ एंड आई विल बी एबल टू स्प्रेड अवेयरनेस। जो लोगों के मिथ हैं वो तोड़ेंगे आज। Nice. और एक रियलिटी पे बात करेंगे कि क्या हो सकता है, टू द पॉइंट। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत सारे एपिसोड्स हम शायद इससे पहले एयर कर चुके हैं, बट कनिका वॉज द फर्स्ट एडवोकेट जिनको मैंने मेल लिखी थी लॉन्ग बैक व्हेन वी वर इन द मिडल ऑफ इनकम्प्लीटली योर्स, एंड विदाउट इवन आस्किंग एनीथिंग एल्स शी वेरी वेरी ग्रेशियसली अग्रीड। थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग चल रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कनिका, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट सबसे पहले यू बिन प्रैक्टिसिंग बहुत सारे केसेस बियॉन्ड, मतलब आप और भी देखते हो, बट मैट्रिमनी है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है डिवोर्स प्रोसेस इंडिया में, या इतना लंबा क्यों चलते हैं डिवोर्स केसेस यहाँ पर? देखिए, डिवोर्स प्रोसेस को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग रूट्स पे जाना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले आती है सोसाइटी। जैसी सोसाइटी होगी वैसा लॉ होगा, वेरी सिंपल। अगर आप अब सऊदी अरब में जाओ, ठीक है, वहाँ पे डिवोर्स के प्रोसेस अलग होंगे, उनका जो प्रोसेस है वो अलग होगा। इंडिया में डाइवर्स रिलीजन है। अब आप मुस्लिम्स को देखो, अगर मुस्लिम्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एज पर देयर रिलीजन, तो उनका डिवोर्स क्विकली होता है, 3 तलाक क्विकली हो जाएगा। बट अब हिंदू मैरिज पे आ जाओ तो हमारी जो शादियां हैं हमारे ट्रेडिशंस में वो इतनी आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। तो इसके बिहाफ पे ही हमारा जो है ये लॉज बने हुए हैं। सेकेंडली, आप यूएस में जाओ, उनके प्रीनप अग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। हमारे यहाँ प्रीनप भी नहीं होता। सो फाइनेंशियली एसेट्स को कैसे डिवाइड करना है, बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी, क्या लाइफस्टाइल है, क्या बैकग्राउंड है, आपको सब कुछ समझना है। उसके बाद एक क्लोजर पॉसिबल है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि डिवोर्स जो प्रोसीडिंग्स है वो डिलेड है। दूसरा, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ हम जब शादियाँ होती हैं तो लेन देन होता है, दहेज होता है, राइट। तो जब शादी टूटती है तो सब कुछ क्लीन अप करना पड़ता है, सब कुछ क्लोजर चाहिए होता है। तो वो कैसे होगा? हमारे यहाँ पे तो पेरेंट्स को अगर लिख देंगे कि क्या क्या दिया है तो वो तो बुरा मान जाएगी दूसरी पार्टी। तो यहाँ पे तो ये भी प्रॉब्लम है, पहली बोल देंगे ट्रस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। कोर्ट क्या है? कोर्ट ने आपकी शादी नहीं कराई है, कोर्ट कहता है हमेशा हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी शादी आपने खुद की है, राइट। तो अब आप कोर्ट पे मत डालो इन सब चीज़ों को। या तो आप पहले ही अपना सब कुछ लिखा लो कि भाई कैसे कैसे क्लोजर करना है, जिसे प्रीनप अग्रीमेंट बोलते हैं, जो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में वैलिड है। इंडिया में ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। तो अब जब कुछ भी क्लियर नहीं है तो वो क्लैरिटी मिलने में टेक्स टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी कहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। डेट्स पे डेट्स मिलती हैं कभी कभी, एंड काफ़ी लंबा प्रोसीजर ही जाता है डिवोर्स का। बट वो तभी जाता है अगर एक पार्टी अग्री ना करे।
अगर म्यूचुअल डिवोर्स है मिनिमम 2-3 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर में डिवोर्स हो जाएगा अगर म्यूचुअल है। अगर दोनों पार्टीज चाहती हैं कि हमें अलग होना है, इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस नाउ, ठीक है। बट अगर एक प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ फाइट है, जहाँ एक पार्टी कहती है कि मुझे रहना है, दूसरी पार्टी कहती है मुझे नहीं रहना, या फिर ऐसा कोई डिस्प्यूट है कि जहाँ पे एक पार्टी कहती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतनी एलिमनी चाहिए, दूसरी पार्टी से सेटल नहीं हो पा रहा है, तो ये जो प्रोसीजर होता है यहाँ पे केस हमारा लंबा खिंचता है। और आई थिंक वो जायज़ भी है, क्योंकि अगर इतनी जल्दी जल्दी डिवोर्स होने लग गए तो फिर जो हमारे देश की कंडीशन मुझे लगता है आज की डेट में है, सारे डिवोर्स ही हो जाएंगे। मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे जो अपनी शादी में खुश हैं आज की डेट पे, तो मुझे लगता है डिवोर्स ही हो जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे, ये आपका सोसाइटी भी बताती है, ये आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स भी बताएंगे। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि सिर्फ कोर्ट या लॉ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा ये प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। I think that is very valid. It's not just legality जो मैटर को लंबा खींचती है, it's also society, it's also us, it's also family. कभी ऐसा होता है आपको लगता है आपका क्लाइंट ही आपसे झूठ बोल रहा है? हाँ, मैनी टाइम्स बिकॉज अभी क्लाइंट बोलो या फिर एक नेचुरल साइकोलॉजी बोलो, इस चीज़ को ह्यूमन टेंडेंसी बोलो, जब भी कोई इंसान सामने बैठा होता है वो अपनी पॉजिटिव चीज़ें गिनवाता है, नेगेटिव कभी नहीं बताता। सो दिस इज़ अब ये क्लाइंट जानबूझ के ऐसा करता है कि ह्यूमन टेंडेंसी ही है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट ऐसा बहुत बार होता है कि अगर क्लाइंट सामने आता है तो वो अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताता रहेगा, वो उसको अपनी गलती कभी नहीं दिखती। गलती हमें दिखेगी क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं, उसको अपनी गलती नहीं दिखेगी कि उसने कहाँ क्या गलत कर दिया, वो नहीं बताएगा। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता कि कहीं पे उसे चूक हुई है। अगर हम बताएंगे भी कि आपकी ना यहाँ लूप होल है, यहाँ ना गलती हो गई आपसे, वो क्लाइंट मानने को तैयार ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसके 10 एक्सक्यूज़ होंगे उसके पास ऑलरेडी रेडी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इन सबको टैकल सबसे एक अच्छा, लोग कहते हैं एक अच्छा लॉयर चाहिए, एक अच्छा क्लाइंट भी बनना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे क्लाइंट, अब जैसे मैंने डॉक्टर और लॉयर का आपको एग्जांपल दिया, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के सामने अगर आप एक अच्छे पेशेंट नहीं बनोगे तो डॉक्टर को बहुत प्रॉब्लम होगी आपका इलाज करने में, आपका ट्रीटमेंट करने में। सेम गोज़ विद द लॉयर्स एज वेल। अगर आप एक अच्छे क्लाइंट नहीं बनोगे तो आप अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हो। मतलब एक्चुअली लॉयर्स का कुछ नहीं जा रहा, बट आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, आप खुद ही फंसोगे उसमें, क्योंकि लॉयर तो तब भी बेस्ट करेगा अपना जो वो कर सकता है। बट अगर आप ही इस तरह से आप एक अच्छे क्लाइंट नहीं बनोगे तो एक वकील भी एक अच्छा वकील नहीं बन पाएगा आपके साथ। तो ये समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है। कनिका, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट यू नो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, जब आपने अपना करियर शुरू किया था, इट्स जस्ट अ वेरी पर्सनल आइडिया दैट आई वांट टू हैव। मैट्रिमोनियल केसेस बड़े पेनफुल होते हैं क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग नहीं हैं, अब नहीं चली शादियाँ, व्हाटएवर द रीज़न भी, बहुत रोना धोना होता है। मैंने तो कोर्ट में जब देखा, आई थिंक अपना केस एकदम हल्का लगना शुरू हो गया जब मैंने पेरेंट्स को, बच्चों को एक तरफ से खींचते हुए देखा है, रोते बिलखते देखा है फैमिलीज़ को। ये इमोशनली एज अ लॉयर हाउ डू यू हैंडल दिस वन, एंड किस पॉइंट पे आके डिस्कनेक्ट करते हो खुद को, बिकॉज यू कांट टेक सो मच ऑफ इट ऑन यू ऑल द टाइम, राइट? आई अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज एक्चुअली मुझसे अच्छी तरह एक्सपीरियंस ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोफेशन, जब मैं स्टार्टिंग में मेरे पास जब मैट्रिमोनियल केस आने स्टार्ट हुए, तो आई यूज़ टू बी वेरी कनेक्टेड विद द क्लाइंट्स इमोशनली। मतलब आई यूज़ टू अंडरस्टैंड देयर पेन, आई यूज़ टू कि भाई हेल्प करते हैं या जो भी है वो हेल्प करने का, खैर अभी भी है मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट टू माई क्लाइंट, दैट इज़ फॉर श्योर। बट इमोशनली कनेक्ट, अब मुझे जब समझ आया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है क्लाइंट के साथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर चाहे 100 ऑपरेशन कर लेगा, 100 सर्जरी कर लेगा, बट जहाँ बात आएगी अपने घर के किसी इंसान की सर्जरी करने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर की सर्जरी करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा, उसके हाथ कांप जाएंगे। सेम गोज विद द लॉयर। अगर मैं अपने क्लाइंट से इमोशनली कनेक्ट हो गई तो मैं उसी चीज़ में इमोशनल वे में ज़्यादा चली जाऊंगी एंड मैं प्रैक्टिकलिटी भूल जाऊंगी। तो कभी भी क्लाइंट से इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है, और ये क्लाइंट को भी समझना चाहिए कि आप प्रोफेशनल रखो। इफ़ यू वांट द बेस्ट सोल्यूशन, कीप इट प्रोफेशनल। ज़्यादा दोस्ती बनाने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी अकाउंटेबल होना है और आप भी मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे। तो जहाँ दोस्ती आ जाएगी, इमोशनल अटैचमेंट आ जाएगी, वहाँ बात बिगड़नी ही बिगड़नी है। एब्सोल्युटली राइट। तो ये चीज़ है कि इमोशनल कनेक्ट पहले बहुत था, अब मैं समझ चुकी हूँ कि नहीं करना है। तो क्वेश्चन अगर मैं करने का लाऊं, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स लोगों को थोड़ा क्लैरिटी देना ज़रूरी है, किस ग्राउंड पे डिवोर्स मिल सकते हैं और क्या औरतों के पास ही डिवोर्स फाइल करने का राइट है? सो ग्राउंड्स की हम बात करें, इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट।
आप ये पढ़ लो, उसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि किस ग्राउंड्स पे डिवोर्स कर सकते हैं. सबसे पहला एंड द मोस्ट यूज्ड ग्राउंड इज क्रूअलिटी. अगर क्रूअलिटी कैन बी इधर इमोशनल क्रूअलिटी, चाहे इमोशनली क्रूअलिटी हो रही है, मॉरली हो रही है, एथिकली हो रही है, इमोशनल एब्यूज़, अब वर्बल, नॉन वर्बल. अगर वर्बल है तो गाली गलौज जैसे हो गया, नॉन वर्बल फॉर एग्जांपल ह्यूमिलिएशन हो गया, या आइसोलेट करना हो गया, किसी को आप आइसोलेट कर रहे हो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, अगर आप आइसोलेटेड रखोगे एक को तो दैट इज़ ऑल्सो क्रूअलिटी ओनली. तो क्रूअलिटी इज़ मतलब बहुत वाइड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. इमोशनल क्रूअलिटी आती है, मेंटल क्रूअलिटी आती है, फाइनेंशियल क्रूअलिटी भी आती है इसमें. तो ये सारी चीज़ें क्रूअलिटी बनता है. सो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ग्राउंड इन इंडिया इज़ क्रूअलिटी. उसके बाद आता है डिजर्शन. डिजर्शन इज़ कि आपको अलग हो गए हो, आप अलग अलग सेपरेट रह रहे हो, एक छत के नीचे आप नहीं रह रहे हो एंड काफ़ी टाइम हो गया है आपको. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड. उसके अलावा अगर ऑब्वियसली आपने रिलीजन चेंज कर लिया है, अगर आप अनसाउंड माइंड हो, इन सब चीज़ों पे डिवोर्स ले सकते हैं. उसके बाद अगर आपने त्याग दिया है दुनिया, अगर आप संत बन गए हो, आपने दुनिया को त्याग दिया है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अबंडन छोड़ दिया एंड आप सामने ही नहीं आ रहे हो, मतलब एक एब्सकॉन्डेड हो, मतलब पता ही नहीं है कि दूसरा इंसान है कहाँ पे. तो अगर 7 साल तक आप मिले नहीं और आपका कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता कि आप कहाँ हो, जिंदा हो या मर गए, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड. तो इस तरह से टोटल 9 ग्राउंड्स हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. इन ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकते हैं. दूसरा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ लड़की ही डिवोर्स क्लेम कर सकती है, दोनों के पास राइट है. हस्बैंड कैन ऑल्सो गो फॉर डिवोर्स एंड द वाइफ कैन ऑल्सो गो फॉर द डिवोर्स. तो दोनों के पास राइट है, दोनों कभी भी डिवोर्स डाल सकते हैं. 1 साल शादी के होने के बाद, 1 साल से पहले डिवोर्स नहीं डलता. अच्छा. जिस दिन शादी हुई है उसके 1 साल तक आप डिवोर्स नहीं डाल सकते. आप जुडिशल सेपरेशन कर सकते हो, आप कुछ टाइम के लिए अलग रह सकते हो, अग्रीमेंट साइन कर सकते हो कि इस डेट से हम अलग रह रहे हैं, बट आप डिवोर्स कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते. शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स फाइल होगा. So what if somebody comes to you 5 महीने में कि शादी नहीं चल रही है and it's very abusive? हाँ, तो हम जुडिशल सेपरेशन करा देते हैं, अग्रीमेंट बनाते हैं कि शादी नहीं चल रही है, बट डिवोर्स डलेगा वो 1 साल बाद ही. मतलब 5 महीने में अलग अलग रह सकते हो, अलग अलग छत में रह सकते हो, बट डिवोर्स डलेगा 1 साल बाद ही. तो अब कनेका, इनफैक्ट आपने मेंशन किया जुडिशल सेपरेशन, सो एंड मैंने अभी तक कहीं इसकी बात भी नहीं करी. इनफैक्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड अ वेरी डिफिकल्ट मैरिज एंड पीपल डोंट नो अबाउट आल्सो दिस. Exactly. पता भी नहीं है. जैसे अब बीच में हार्दिक पांड्या और इनका भी हुआ नताशा का सीन हुआ, तो वो जुडिशल सेपरेशन से स्टार्ट हुआ था, ऐसा कह रहे थे. तो लोगों को पता भी नहीं है एक्चुअली ये होता क्या है. हाँ, सो आई वॉन्ट यू बिकॉज फ्रेंड ऑफ माइंड शी वेंट थ्रू अ डिवोर्स, दे रियलाइज कि नहीं कर सकते, बच्चा है, फर्स्ट मोशन के बाद दे वेंट बैक होम, उसके बाद दे बीन जुडिशली सेपरेटेड. ये एग्जैक्टली क्या होता है? सो दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ एनी मोर और दे आर. Okay, so judicial separation and divorce are 2 different things. Yeah. Divorce में आपकी शादी नलिफाई हो जाती है, आपकी शादी ख़त्म. Right. बट जुडिशल सेपरेशन में आपकी शादी ख़त्म नहीं होती, आप जुडिशली सेपरेटेड होते हो कि अलग अलग कोर्ट के ऑर्डर के साथ आप दोनों अलग अलग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, बट यू कैन नॉट रीमैरी. Yeah, because you're still husband wife. Exactly, because your शादी is in existence in judicial separation. तो आपकी शादी ख़त्म नहीं होती, बट आप अलग अलग रह सकते हो. एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगे कि भाई ठीक है, अब डिवोर्स ले लेना चाहिए, शादी ख़त्म कर देनी चाहिए, देन आप डिवोर्स ले सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बट अगर आप श्योर नहीं हो एंड यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर कि आप लोग अलग अलग रह के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेबी है, अगर बच्चा है, तो को पेरेंटिंग भी करनी होती है. अगर आप अनश्योर हो कि अभी पता नहीं कर पाएंगे, को पेरेंटिंग साथ में चलेगी नहीं चलेगी, देन यू कैन गो फॉर जुडिशल सेपरेशन. और अगर उस जुडिशल सेपरेशन के बेसिस पे यू कैन गेट डिवोर्स ऑल्सो ईजिली मिलता है आपको कि हम अलग रह ही रहे थे. एग्जैक्टली, आप अलग रह ही रहे थे और वो कोर्ट के रिकॉर्ड में भी आ जाता है. तो एक तरह से थोड़ा ईजी हो जाता है डिवोर्स मिलना. सो अगर आप अनश्योर हो, सो गो फॉर जुडिशल सेपरेशन. बट अगर आप श्योर हो कि नहीं मुझे तो डिवोर्स ही चाहिए, बस अब हो गया, अब नहीं रह सकता मैं इस औरत या इंसान के साथ, तो देन गो फॉर डिवोर्स. सो बेसिकली व्हेन यू नो कि अच्छा जिंदगी नई शुरू करनी है, देन आई थिंक फिगर आउट अ वे. बट जुडिशियल सेपरेशन कई बार आई एम श्योर शादी बचा भी लेता होगा. देयर वुड बी पीपल हु रियलाइज दैट मे बी 100% शादी बचाता है. इनफैक्ट सेपरेशन
एंड डिवोर्स में भी जब आप कोर्ट में आते हो Yeah. तो सबसे पहले काउंसलिंग और मेडिएशन का प्रोसेस होता है Yeah. इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर, क्योंकि बहुत सारे देखो कई केसेस ऐसे होते हैं जो श्योर होते हैं कि उनको डिवोर्स करना है या यू नो वट एवर, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आजकल, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम भी बहुत चल रही है कि तूने क्यों नहीं बात की मुझसे पहले आके, मैं Yeah, क्यों तुझसे बात yeah. करूंगी या करूंगा पहले आके। आजकल ईगो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स बिकॉज बोथ आर अर्निंग, Yes. किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। तो ये जो ये कम्युनिकेशन गैप्स जो होते हैं कई शादियों में, वो कोर्ट में जब डिवोर्स डलता है और काउंसलिंग होती है, जब फैमिलीज आके बैठती हैं, लॉयर्स आते हैं, तो देन ऑल्सो दे रियलाइज कि भाई नहीं, साथ ही रहना बेटर है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सेटलमेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि डिवोर्स में काफ़ी सेटलमेंट्स होते हैं। अगर लोग सोचते हैं कि डिवोर्स डालने से डिवोर्स हो गया, तो ऐसा नहीं होता। डिवोर्स डालो, उसके बाद वेट करो, देखो क्या क्या सिचुएशन, 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को डिवोर्स लेने में। Yeah. एंड 10-10 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। Yeah. तो लोग ये समझते हैं कि डिवोर्स डाल दिया आप तो डिवोर्स ही हो गया, ऐसा नहीं होता। Yeah. बीच में बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी सेटलमेंट की बात होगी, पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से शादी बच जाए। Yeah. और जब इतने लंबे टाइम तक जब दोनों अलग रहे होते ही हैं, देन कोर्ट बोलता है कि इतने लंबे टाइम से जब आप अलग रह ही रहे हो तो डिवोर्स ग्रांटेड। आई थिंक what is important is for people to understand कि किस पॉइंट पे ना करना है, बिकॉज यार हमारी उम्र निकल रही है, सेटलमेंट के टर्म्स जल्दी से जल्दी ढूंढे। जितना जल्दी हम लोग अपने बच्चों की शादी करने में लगाते हैं ना कि बस शादी करनी है, उतना ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है अगर वो शादी अनहैप्पी हो। आई थिंक टाइम तो होगा ही होगा एक रीज़न। क्या डर है जो लोगों को अनहैप्पी मैरिजेस में बांधे रखता है, अब्यूज़ के बावजूद बांधे रखता है? दे स्टिल, व्हाट इज इट दैट दे आर स्कैर्ड ऑफ? देखिए, सबसे पहले तो इसका रीज़न इज़ सोसाइटी, Yeah. सोसाइटी का डर, या दैट इज़ इट। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जो बहुत बोल्ड हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, हम लोग हैं, बट जहाँ बात आती है घर के इमोशनल अब्यूज़ की या क्रूअलिटी की, वहाँ नहीं वहाँ बोलते। बोल नहीं पाते। Yeah. ये क्यों है? बिकॉज हमारी सोसाइटी, अब हम तो मैट्रिमोनियल इशू की बात कर रहे हैं, आप रेप के केसेस में देख लो, रेप होके भी लड़कियां बोल नहीं पाती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाती है लड़कियों के साथ, वर्क प्लेस पे हो जाती है, तभी नहीं लड़कियां बोलती। बोल नहीं पाती कि ऐसा कुछ हो गया है, ये तो फिर भी मैट्रिमोनियल इशू है। या तो इतना बड़ा इशू होने के बाद जब लड़की अपना मुंह नहीं खोल पाती, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इज़ द प्रॉब्लम। स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर कि लॉ प्रॉब्लम है, कोर्ट प्रॉब्लम है, मिनिस्टर्स पॉलिटिशियन प्रॉब्लम है, या ये लॉ ठीक से नहीं बनाए हुए। सोसाइटी हैज़ टू चेंज, मेंटालिटी हैज़ टू चेंज। लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, खासकर वुमेन हैज़ टू सपोर्ट अदर वुमेन। आपको क्या चैलेंजेस होते हैं क्लाइंट्स के साथ बिसाइड्स देयर इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस ऑब्वियसली होता है, वो आपने बोल ही दिया। बिसाइड इंटरफेरेंस सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने आप पहले भी मेंशन किया कि गूगल से पढ़ के मत आओ, डोंट डू दैट। Yeah. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और आप उस डॉक्टर को ये बताओगे कि नहीं नहीं तुम तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत दे रहे हो, गूगल पे तो ये लिखा है, तो कैसे इलाज होगा? तो आप ये सब चीज़ें जो गूगल पे है, ठीक है, फॉर योर नॉलेज गुड इनफ, आप कंफर्म कर लो बार बार कि मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा तो नहीं, यू कंफर्म कर लो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। बट आप लॉयर के काम में ज़्यादा उस लॉयर को पोक मत करो। जो भी एविडेंसेस हैं, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता, कोर्ट में केस तो डाल दिया, बट वो केस सस्टेन तब करेगा, केस चल तो जाएगा, एडमिट तो हो जाएगा फॉर श्योर, बट लोगों को ये नहीं पता कि एविडेंस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनी केस। एविडेंस इकट्ठे करो, अपने पास एविडेंस रखो। अगर आप आज आके कोई क्लेम करते हो या कोई एलिगेशन लगाते हो एंड यू डोंट हैव एनी एविडेंस इन योर हैंड, वो ज़ीरो है। हालांकि आपके पैसे लग जाएंगे, लॉयर केस भी फाइल कर देगा कोर्ट में, बट उस केस का कुछ होगा नहीं, बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो केस हो जाएगा ख़त्म। थर्डली, ये लोगों को नहीं पता, चाहे वो मैट्रिमोनियल केस हो या अदरवाइज ऑल्सो, या किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड इट एनी हाउ। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते, दैट्स अ प्रॉब्लम। You need to have your bills, your videos, your chats, whatever you can. Evidence is a very important. Exactly. तो ये एविडेंस अपने पास रखो। जब ये सारी चीज़ें टेबल पे आप लॉयर को देते हो, तो लॉयर अपना बेस्ट काम कर सकता है। एंड डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ लॉयर। लॉयर खुद बहुत ओवर स्मार्ट है, उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे ज्ञान की, वो उसको पता है क्या करना है। तो थोड़ा सा और अपने लॉयर पे ट्रस्ट ज़रूर रखो। अगर आप किसी लॉयर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो उसको हायर मत करो बेशक। अगर आपको एक पर्टिकुलर लॉयर पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है एट पॉइंट ऑफ टाइम, तो डोंट हायर हिम और हर, छोड़ दो उसको। लेकिन लॉयर ऐसा रखो जो इसको आप पे
जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सको. एक चीज़ बार बार आती है एंड आई थिंक इट्स वर्थ अ डिबेट, बट फिर भी क्या औरतें सच में लॉ मिस यूज़ कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमनी? Yes, 100%. 100%. There is no doubt कि लॉज का मिसयूज़ नहीं हो रहा है. इनफैक्ट मैं अभी रिसेंट डेवलपमेंट बताती हूँ इस पे. सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है सेंटर को कि आप ये जो 498A के केसेस हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, ये बहुत हाई लेवल पे इनका मिसयूज़ हो रहा है एंड हम हर दिन जो है वो फेक केसेस देख रहे हैं, तो आप इस पे लॉज बनाइए. और अभी रिसेंटली सेंटर ने ये बोला भी है कि वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर एंड हम इस पे लॉज बनाएंगे. सो दिस इज़ अंडर प्रोसेस राइट नाउ. सो ये फैक्ट चीज़ है, ये तो है ही कि लॉज मिसयूज़ हो रहे हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल लॉज हों या वो फिर रेप लॉज हों. सेक्शन 69 ऑफ BNS हो गया है अब. तो वो फेक लॉज हो, फेक रेप के एलिगेशंस हो या मैट्रिमोनियल केसेस हो, मिसयूज़ तो 100% है. और जो सही में केसेस हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं, वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं. वो लड़कियां जो एक्चुअली में जो विक्टिम्स हैं वो घर पे बैठी हैं छुप के सोसाइटी के डर से कि भाई चार लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में. और जो एक्चुअली में लड़कियां हैं जिनको सोसाइटी का डर नहीं है, वो आके मिसयूज़ कर रही हैं लॉज का. तो दिस इज़ द करंट सिनारियो. बट कहने का ये बात भी तो होगी ना कि बिकॉज ऑफ दीज फेक एलिगेशंस या ये फेक केसेस, असली केसेस भी सफ़र कर जाते हैं. लाइक देयर वुमेन हु वांट टू फाइल इट और हु आर फाइलिंग इट, लेकिन उनको भी खींचा जा रहा है. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल अंडर किसी भी ऐसा मैंने जो देखा है ट्रेंड विद इंटरव्यूज, इफ देयर इज अ वुमन हु इज टॉकिंग, एक ही चीज़ लिखा जा रहा है, फ़ायदा उठा रही हो, बट दे कुड बी जेन्युइन केसेस ऑल्सो. एग्जैक्टली जेन्युइन के, मैं ये नहीं बोल रही कि जेन्युइन केसेस नहीं है, बट वो सफ़र करेंगे क्योंकि वो सफ़र करेंगे. जेन्युइन केसेस हैं, 100% हैं, बट उसका जो नंबर ऑफ रिपोर्टिंग है वो बहुत कम है. तो या तो मैं मैसेज दूंगी कि अगर आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है तो उसको रिपोर्ट कर दो. रिपोर्ट कर दो. उससे अगर आपका केस जेन्युइन भी प्रूव होता है, उससे एटलीस्ट ग्राफ बढ़ता है कि जेन्युइन केसेस ज़्यादा हैं और फॉल्स केसेस कम है. बट यहाँ अभी का जो ग्राफ है वो तो फॉल्स केसेस का है. डोमेस्टिक वायलेंस केस बेसिकली एवरीबडी इज फाइलिंग दैट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस. एग्जैक्टली. और फिर आप प्रूव करने में लगे रह जाते हो. एग्जैक्टली. तो ये मैट्रिमोनियल केसेस ये कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज से भी मैट्रिमोनियल केस बन जाता है. अगर दो एडजस्टमेंट नहीं हो रही है दो पार्टीज के बीच में, तो दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. तो इसका भी कोई सेपरेट लॉ नहीं है कि जो अगर दो लोगों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही ड्यू टू फैमिली इश्यूज या नहीं बन रही या उनके एक्चुअली एटीट्यूड ही डिफरेंट है, तो टू पीपल हु आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट हेड, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी. दिस इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस. दिस इज समथिंग एल्स जिसके लिए वी डोंट हैव एनी लॉ. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस ओनली. that's एंड देन द हस्बैंड जो है उसके पास कोई लॉज नहीं है, उसके जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स, उसके पास कोई राइट्स नहीं है, तो दे आर एक्यूज्ड नाउ जस्ट बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, दे आर एक्यूज्ड. This is the problem. I think this is exactly what I've been trying to say when somebody said कि why did you get men on the show? क्योंकि I think they need a voice. Maybe gender neutral laws हो जहाँ पे दोनों को equally सुन सकें. Exactly. Action बाद में कुछ भी हो, but I think both of them deserve a fair hearing because it's not easy for either of them. कनिका, abandonment की हमने बात कर ली थी, but somebody sent a question, क्या उसके basis पे divorce मिल सकता है if the husband or wife chooses to stay away and not come back home ever? Now there are two situations in this. एक abandonment हो गई कि आप whereabouts पता है स्पाउस के कि कहाँ है एंड उनको पता है कि यहाँ रह रहा है, ठीक है. तो इस केस में आ गया desertion. दिस इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. डेजर्शन है कि आप साथ नहीं आ रहे हो. इसमें भी मैं एक राइट और यहाँ से बनता है, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक बिना कोई रीज़न दिए दूसरे को छोड़ के चले जाएं, तो दे कैन फाइल कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वापस बुलाने के लिए. अच्छा, कि वापस आओ, आप मुझे छोड़ के चले गए हो. एंड सेक्शन 9 इज स्पेसिफिकली फॉर कंजुगल राइट. और ये आदमी या औरत कोई भी डाल सकता है. कोई भी स्पाउस अगर एक को छोड़ के चला जाए तो दूसरा जो स्पाउस है वो ये केस डाल सकता है कि वापस बुलाओ उसको. तो कोर्ट विल सेंड समन्स, उनके वेयर अबाउट ढूंढेंगी, उनको बोलेंगी, कोर्ट बुलाएंगी, उनसे पूछेंगी आप साथ रहो जब आपने शादी की, नहीं रहनी तो डिवोर्स डालो. तो एक वन ऑफ द सोल्यूशन इज दिस. सेकेंड, मैं इसमें आपको बताऊँ कि अबंडनमेंट अगर 7 साल से ऊपर का हो गया है या 7 साल का हो गया है और दूसरे स्पाउस का वेयर अबाउट ही नहीं पता, कहाँ है, पता ही नहीं है कहाँ है, जिंदा भी है, मर गया है, उसका कोई मैसेज नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है 7 साल तक, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. बट अगर 7 साल से कम का है और वेयर अबाउट्स पता है कि कहाँ है, देन डेजर्शन हो गया. तो डेजर्शन के बेसिस पे डिवोर्स फाइल कर सकते हैं.
तो अबंडनमेंट के भी 2-3 चीज़ें हैं, बट अबंडन के लिए भी आप फाइल कर सकते हो डिवोर्स, फॉर द रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली आप साथ तो रह नहीं रहे हो, Yeah. तो इट्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. सो बेसिकली हर सोल्यूशन अलग अलग सिचुएशन पे डिफरेंट रहेंगे. विद जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस अवेलेबल हैं, ये इन्फॉर्मेशन है. You can at least discuss with your lawyer accordingly. So I got a message from somebody, I think a man who's written that मेरी वाइफ दुबई में है और मैं 1.5 साल पहले वापस आ गया, knowing that हम दोनों साथ में नहीं रह सकते. अब she is not responding to what should we do next. Can I file for a divorce in India? Yes, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो यू कैन फाइल अ डिवोर्स इन इंडिया, बिकॉज नाउ शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग या शी डोंट वांट टू स्टे या जो भी है, यू डोंट नो व्हाट्स हर स्टैंड. Yeah. तो आप इंडिया में डिवोर्स फाइल करो. इंडिया में डिवोर्स फाइल करके उसको दुबई समन्स कराओ, उसके पास नोटिस जाएंगे. शील गेट टू नो कि हाँ मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल कर दिया है. इधर शील टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली, ठीक है. नहीं तो अगर वो इग्नोर ही कर देती है, वो आती ही नहीं है डेट्स पे, फॉर एग्जांपल इंडिया आती ही नहीं है, तो 5 से 7 डेट्स के अंदर यू विल गेट एक्स पार्टी डिवोर्स. द कोर्ट विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो उसको बुलाएं, समन्स भेजेंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे देंगे, हर जगह जो है उसको बताएंगे, उसकी नॉलेज में डालने की कोशिश करेंगे कि भाई केस चल रहा है आ जाओ, केस चल रहा है आ जाओ. बट अगर वो नहीं आती एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि हमने पूरी कोशिश कर ली, अभी आ नहीं रही है, तो उसको एक्स पार्टी डिवोर्स ऑलरेडी इंडिया से मिल जाएगा. सो इंडिया की नज़रों में तो यू आर डिवोर्स ही ना हो. अब अगर उसको अपील करनी होगी तो वो आके कर लेगी हाई कोर्ट में, बट आप एटलीस्ट द पर्सन कैन री मैरी. बोथ ऑफ यू कैन मूव ऑन. इससे बेटर है कि सुलह करो, सॉर्ट आउट करो एंड फिगर आउट अ वे. ऑल्सो अनदर मैसेज विच इज़ वेरी सिमिलर. तो बहुत मैसेजेस हमने जो ट्रेंड देखा है कम्स फ्रॉम US, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि हम भी रेडी नहीं थे. एंड अ लॉट ऑफ मैसेजेस कम फ्रॉम मिडल ईस्ट. तो अगर NRI हैं, बाहर रह रहे हैं और उनकी शादी नहीं चल रही है, अब्यूज़ है, व्हाटएवर द रीज़न भी, वो लोग कहाँ फाइल करेंगे? और क्या उन दोनों को इंडिया के फाइल करना है या जैसे US में तो US में ही करेंगे? दोनों जगह जुरिडिक्शन बन सकता है, दोनों जगह पे. सबसे पहले तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में तो वैसे जनरली एज पर द इंडियन लॉज केस वहाँ डलता है जहाँ लड़की रह रही होती है. अच्छा. तो जहाँ फर्स्ट जुरिडिक्शन इज़ दैट कि जहाँ लड़की है वहाँ ही केस चलेगा. उसके बाद फिर सेकंड आता है कि कहाँ रह रही थी, लास्ट रेजिडेंस हो गया, या उसके हस्बैंड का क्या रेजिडेंस था, वो सेकेंडरी है. प्राइमरी इज़ ऑलवेज जहाँ लड़की रह रही है, ठीक है. अब आपने अगर NRI की बात कर दी तो फॉर एग्जांपल अगर दूसरी कोई कंट्री होगी तो वहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं. बट अगर दोनों हिंदू हैं, अगर हिंदूज़ हैं तो इट्स बेटर कि इंडिया में आके ही प्रोसेस सारा कंप्लीट हो. बट अगर वो बाहर के परमानेंट रेजिडेंट, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो ओवरऑल मैं आपको बता दूँ वहाँ पे भी फाइल हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. दोनों जगह आप कर सकते हो. So I think depending on situation to situation, get a better information from your lawyer, क्योंकि आपकी situation इसके अकॉर्डिंगली हमें जितनी समझ आई, that is what we understood. Interfaith marriage की आपने बात की है. So if somebody marries under the Special Marriage Act, तो डिवोर्स प्रोसेस कैसे होगा? विच लाइक अ हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन और इंटरफेथ? इट्स ऑलमोस्ट सेम ओनली, बस आपकी कास्ट डिफरेंट हो जाती है. दैट्स इट. इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्रोसीजर, सिर्फ सेक्शंस चेंज होंगे, प्रोविजन चेंज होंगे, एंड जो प्रोसीजर ओवरऑल है वो सेम ही रहेगा. मतलब एलिमनी का भी प्रोसीजर है उसमें, एलिमनी कितना, कैसे, कहाँ क्लेम करना है, कितना मिलेगा, दिस दैट. एंड हिंदू मैरिज में भी वही है. तो जुरिडिक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सब कुछ काफ़ी हद तक सिमिलर है, ओनली द प्रोविजन विल चेंज. एंड अगर कुछ बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई तो दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट 80-90% एवरीथिंग इज सेम. वही वाली बात है, प्लीज़ उतना नहीं लड़ना, जैसे कि हम बाकी सिचुएशंस में भी कह रहे हैं. आई मीन फाइट, आई थिंक दैट लड़ लेना कभी कभी इज़ फाइन फॉर योर ओन सेल्फ, बट कितना लड़ना है, वो कहाँ फुल स्टॉप लगना है, वो कौन बताएगा? आई थिंक दैट इज़ वेयर वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. राइट, एब्सोल्युटली. कितना लड़ना है और कब लड़ना है और कहाँ लड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए. और वैसे जब आप कोर्ट में आ गए तो ये आपको लॉयर ही बताएगा. आप खुद अपनी बर्बादी की तरफ मत जाओ. आप एडवाइस ले लो, आपको सही एडवाइस की, मतलब एक सही डॉक्टर और एक सही लॉयर मिलना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो सही लॉयर ढूंढने का है. सही लॉयर अपने लिए ढूंढो. एंड आई थिंक काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, कई लोग ना एंटिसिपेट भी कर लेते हैं. कई लोगों के दिमाग में ना मिथ भी है कि अगर हम डिवोर्स डाल देंगे तो डिवोर्स हो ही जाएगा, और दूसरा कि सोसाइटी क्या सोचेगी, ऑल दीज थिंग्स. तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं कि अगर डिवोर्स डाल दिया तो डिवोर्स होगा नहीं. डिवोर्स इतना आसान नहीं है होना. आप एटलीस्ट अगर आपके साथ, अगर आप अनहैप्पी मैरिज में हो, अगर आपको लगता है आप खुश नहीं हो, तो एटलीस्ट यू कैन, आप डिवोर्स डालो तो सही, टेक द फर्स्ट स्टेप.
जब Yeah. तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं जजमेंट तक का। वो तो 5-6 साल बाद की बात है। 5-6 साल में क्या क्या नहीं हो जाएगा, क्या पता आपकी सेटलमेंट ही हो जाए। बट इन एनी, क्या पता सेटलमेंट एक पॉजिटिव वे में हो जाए कि आपको भाई अपना जो भी आपका है कॉम्पनसेशन वो मिल जाए, एंड आपकी शादी भी टूट जाए, एंड नाउ आप कॉम्पनसेशन से आप अपने आगे की लाइफ मूव ऑन करो। पहले ही मतलब बेसिकली अपने दिमाग में वो बबल्स मत बनाओ. Exactly. थिंग्स कीप चेंजिंग एंड आई थिंक दिस ऑल्सो आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. आपको कोर्ट, वुमेन सेल हर स्टेप पे बहुत मौके दे रहा होता है चीज़ों को सुलह सटली करने का. आपके पास हर वक्त वो विंडो ओपन होती है. तो वो रिजिडली लाइक यू सेड ईगो वर्ड हमने बहुत बार डिस्कस किया. उस ईगो को तो कोर्ट के बाहर छोड़ के आओ. फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर लॉयर. आई थिंक इट विल टेक यू टू द राइट प्लेस. ईगो जहाँ जहाँ आएगी उतना सिर्फ टाइम वेस्ट होकर वो टाइम आई थिंक महीनों में निकलता है, फिर सालों में निकलता है. कनिका, ये कंप्लेनेंट और सेकंड पार्टी का होना मैंडेटरी है हर बार, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत लंबा प्रोसेस है डिवोर्स का. अगर एक पार्टी कहती है कि मुझे पढ़ने जाना है बाहर, या आई हैव अ प्रोजेक्ट, आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर एन ईयर, तब क्या होता है? अगर IT वाले हैं, जैसे 1 साल बाहर प्रोजेक्ट आ गया. राइट. देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आना ही नहीं पड़ेगा, आना तो पड़ेगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. बट अब क्या, इसके दो तरीके हैं. एक तो जिन स्टेट्स में वर्चुअल प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पे आप ऑनलाइन अपियर हो जाओ. अच्छा. फॉर एग्जांपल दिल्ली में वर्चुअल प्रोसीडिंग्स हैं, तो आप देयर इज़ वन ऐप कॉल्ड वेबएक्स. सिस्को ऐप, हर कोर्ट के सामने लिंक दिया हुआ है. आप वर्चुअली ज्वाइन कर लो और वर्चुअली अपियर हो जाओ. तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि अगर आप वर्चुअली भी अपियर होते हो तो वो एक फिजिकल अपियरेंस ही माना जाएगा. Oh, nice. मतलब आपका नाम ऑर्डर पे आएगा दैट यू वर प्रेजेंट. या तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. आई थिंक वर्चुअली अब काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं. अभी तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हुई है, आई थिंक धीरे धीरे बाकी की एरियाज़ में भी ये हो जाएगा. सो नंबर 1. नंबर 2, अगर आप बिल्कुल ही नहीं आ सकते, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के बाहर हो या किसी और स्टेट में हो या अपनी जॉब पे बिजी हो, तो जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, जैसे अगर डिवोर्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आप एक पावर ऑफ अटर्नी साइन कर सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव के नाम पे. फॉर एग्जांपल मेरा अगर डिवोर्स चल रहा है तो मैं अपने मदर को पावर ऑफ अटर्नी दे दूँ या फादर को दे दूँ या किसी फ्रेंड को दे दूँ. वो पावर ऑफ अटर्नी ये होगी कि इस केस में जो भी राइट्स हैं वो इनके पास हैं, जो भी साइन चाहिए वो ये करेंगे, वो मेरे साइन माने जाएंगे. Right. और मेरी जो प्रेजेंस है वो इनकी मानी जाएगी. तो ये सिर्फ सिविल केसेस में होता है, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो या प्रॉपर्टी केस हो या XYZ सिविल केस. राइट. क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस इज क्वासी सिविल, क्वासी क्रिमिनल. 498A इज हार्डकोर क्रिमिनल. तो क्रिमिनल केसेस में नहीं हो सकता. क्रिमिनल केसेस में तो यू विल हैव टू अपीयर एनी हाउ. नॉट इवन ऑनलाइन, और ऑनलाइन वुड Online would work. in But you both the have to be cases, there. But you have to be there in criminal cases. Else कोर्ट आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर देगी कि आप आ ही नहीं रहे सामने. तो वो PO हो जाओगे, वो फिर जेल में जाओगे. तो क्रिमिनल केसेस में तो सामने आना ही है. सिविल केस में, जैसे डिवोर्स इज अ सिविल केस, तो सिविल केस में आप पावर ऑफ अटर्नी दे दो अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी XYZ को, वो बंदा आता रहेगा और अपनी प्रोसीडिंग चलाता रहेगा. यू डोंट हैव टू कम देन. A lot of men think that the law is totally biased. अब हार्दिक पंड्या का आपने जिक्र किया था, आधी दुनिया ने बस फिर वही ट्रोल किया 2 दिन तक, वही रहा कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी नताशा को दे रहे हैं. डू men end up giving half the property? क्या सच है कि आदमी की सारी प्रॉपर्टी औरत ले जाती है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये मिथ है. ये अपना ना दिमाग से चीज़ निकाल दो. ये लड़कियां भी अपने दिमाग से निकाल दें कि उनको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे कोर्ट से. और लड़का भी अपने बात दिमाग से निकाल दे कि उसको बहुत कुछ देना पड़ जाएगा. Yeah. ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ जो हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो देख के एलिमनी मिलता है. उसमें भी दोनों पार्टीज़ की बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में आएंगी. हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट आएंगी 3 साल की, लड़की की बैंक स्टेटमेंट आएंगी 3 साल की. और अगर बच्चा है तो बच्चे को तो मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा, नो इफ एंड बट. इफ देयर इज अ किड को तो हस्बैंड मेंटेनेंस देगा ही देगा. देयर इज नो इफ एंड बट. ईदर द वाइफ इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, XYZ. बच्चे का मेंटेनेंस सिक्योर है, नंबर 1. नंबर 2 आ गया वाइफ का मेंटेनेंस. अगर हम उसकी बात करें तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर से होगा. ऐसा नहीं है कि जो वाइफ ने मांग लिया वही मिल जाएगा उसको, ऐसा कभी नहीं होता. मिनिमम मिलेगा या थोड़ा बीच में, हाई नहीं जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर. क्योंकि जब बैंक स्टेटमेंट्स आएंगी दोनों के सामने तो उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, अब आप जो लड़का मर्सिडीज़ लेके घूम रहा है और वो कोर्ट में आके बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. Yeah. क्योंकि ऐसा ही होता है ना कोर्ट में तो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी भी भिखारी बन जाता है. तो ये चीज़ें हैं. तो कोर्ट लाइफस्टाइल देखता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है.
और ये चीज़ सामने आ जाती है जब कोर्ट में मैटर चलता है। आप छुपा नहीं सकते इन चीज़ों को। या आप अपनी सैलरी नहीं छुपा सकते, आप अगर इनकम टैक्स भर रहे हो आप वो छुपा नहीं सकते, आप कितना इनकम टैक्स दे रहे हो, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप किसी झोपड़पट्टी में रह रहे हो, किसी बंगले में रह रहे हो, वो आप छुपा नहीं सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो चीज़ें काफ़ी क्लैरिफाई हो जाती हैं कोर्ट में आके, और बहुत ही सही अमाउंट ऑफ एलिमनी जो है वो ग्रांट किया जाता है। और उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चैलेंज भी कर सकते हो वो ऑर्डर, फिर दोबारा हाई कोर्ट रिव्यू करेगा। तो 2-3 बार रिव्यू होता है एक ऑर्डर अगर आपको करना है, उसके बाद ऑर्डर फाइनलाइज होता है। तो ये एक मिथ है। एग्जैक्टली कोई आपका सारा पैसा लेके ना चला जाएगा ना आपको मिल जाएगा इन बोथ द केसेस लाइक शी सेड। एंड वेरी राइटली योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, योर इनकम एफिडेविट्स, सारी चीज़ें चेक होती है। तो ऐसा नहीं है कि बेसलेसली लड़की को सब मिल जाता है, और मे बी यू कैन हैव एन अनकॉल्ड फॉर डिमांड्स। अगर आदमी औरत वाइफ झूठ बोलते हैं अपनी इनकम के बारे में, या झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो क्या कोर्ट एक्शन ले लेता है? एंड ऑल्सो अगर पार्टनर ने, अच्छा पहले इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये कि अगर पार्टनर ने बहुत गलत लिखा है डिवोर्स नोटिस में, कैरेक्टर डिफेम तो किया ही जाता है, कई स्क्रिप्टेड नोट्स आते हैं, तो क्या डेफेमेशन लगा सकते हैं पार्टनर के ऊपर? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर हस्बैंड या वाइफ अपने इनकम एफिडेविट झूठे दें या झूठे डॉक्यूमेंट्स दें कोर्ट के आगे कि भाई हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर झूठा आप अपनी इनकम को झूठ बताते हो और आप कोर्ट से कुछ छुपाने की कोशिश करते हो, सो इट्स अ क्राइम। ये पर्जरी आता है सेक्शन 340 ऑफ CRPC। ओह, इट्स अ प्रॉपर क्राइम, क्योंकि आप कोर्ट में झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, गलत ओथ के अंदर, ओथ में आप आपने ये भी सुना होगा कि विटनेस झूठ नहीं बोल सकता कोर्ट में। ओथ के अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते, उसमें भी सजाए 7 साल की मैक्सिमम। तो अगर आपने अपनी इनकम जो है वो छुपा ली कोर्ट से, लेकिन ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए कि छुपा ली है, जस्ट नॉट द एलिगेशंस। क्योंकि लोगों को लगता है कि एलिगेशंस पे बात चलती है, बट कोर्ट में एलिगेशन से बात नहीं चलती, एविडेंस, कोर्ट में एविडेंस पे बात चलती है। तो अगर आप ये कोर्ट को प्रूफ कर देते हो कि सामने वाला जो इंसान है, स्पाउस है, उसने झूठ बोला है कोर्ट में, अपनी इनकम सही नहीं बताई है या डिस्क्लोज की है, तो आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगाओगे पर्जरी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली आपका जो ऑर्डर है वो आपके अगेंस्ट ही होगा। अगर ये प्रूव हो गया कि उसने अपनी जो इनकम है वो डिस्क्लोज नहीं की है या गलत बताई है या जानबूझ के वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर इज इन योर फेवर। तो ये 2 चीज़ें होंगी। सो बेसिकली झूठ कोर्ट से तो नहीं बोलना है, वो लॉयर से भी नहीं बोलना है। एक्चुअली लोग काफ़ी ओवर स्मार्ट बनते हैं, लॉयर को भी नहीं बताते ये चीज़। लॉयर को भी नहीं बताते कि उसके 4 अकाउंट्स हैं, वो बताएंगे नहीं मेरा तो एक ही अकाउंट है। उसके बाद फिर ब्लेम आता है लॉयर पे कि आपने तो मेरे अगेंस्ट मर्डर करा दिया। जब तुम्हारे 4 अकाउंट है तो बताओ ना लॉयर को सच की 4 अकाउंट है, तो लॉयर बताएगा कि कैसे किसको छुपाना है, किसको नहीं छुपाना है, किस अकाउंट को आप छुपा ही नहीं सकते हो और किसको आप छुपा सकते हो, वो लॉयर बताएगा आपको। बट लॉयर के सामने तो सच बोलो। तो ये भी चीज़ें हैं, छुपाना तो है नहीं कोर्ट से, छुपाना है तो तरीके से छुपाना है। और वो सिर्फ आपको लॉयर बता सकते हैं। कहने की बात यह है कि इफ़ यू डू समथिंग टुगेदर विद योर लॉयर, लाई एंड यू कॉट इन द कोर्ट, आप जेल जा सकते हो। 100%। अगर वो डायरेक्टली प्रूव हो जाए तो, बिकॉज प्रूव नहीं होती ये चीज़ें। पर्जरी को प्रूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, जैसे कि क्रूएलिटी को प्रूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाउ विल यू प्रूव क्रूएलिटी? How do you prove mental cruelty? I mean, I failed to answer that. Exactly. So how do you prove that? And adultery को prove करना is very difficult. कैसे आप adultery prove करोगे? अगर 2 लड़का लड़की साथ में अगर हाथ में हाथ डाल के भी बैठे हैं, that is not adultery. You cannot prove. अब मैं कह रही हूँ अगर रिसेप्शन पे होटल में भी बैठे हैं, हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, लेकिन that is not adultery. And how do you get the bedroom secrets? हालांकि we know that हो सकता है, मतलब maximum chances तो यही है कि है adultery, but how will you prove it in the court? Exactly the same way जो perjury है कि आपने इनकम छुपा ली है या गलत बताई है, how will you prove it? But अगर आप प्रूफ कर देते हो तो सब आपके फेवर में है फिर। बट इसीलिए मैं बार बार एविडेंस पे बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ कि एविडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए। एंड यू नो व्हेन यू हियर ऑल ऑफ दिस, जब मैं खुद सुन रही हूँ, आई रियलाइज दैट इतना कुछ है ना, उस चीज़ों से बचने के 2 ही तरीके हैं, दैट आप सही टाइम पे सही कॉन्वर्सेशन, सही डायलॉग, यूजिंग योर लॉयर्स, आप वो करो और एक पॉइंट पर आओ। आई वांट टू ऐड, टाइमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कोर्ट केसेस। अगर आप इनिशियली, जैसे मैट्रिमोनियल केस, अगर आप इनिशियली लॉयर से कंसल्ट करके चल रहे हो तो जो स्ट्रैटेजी होगी वो अलग होगी। अब आपके पास एक केस आपके ऊपर ऑलरेडी डल चुका है, अब आप लॉयर से कंसल्ट कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी।
और कोई सिचुएशन आ गई तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, Yeah. राइट? तो सही टाइम पे सही लॉयर से बात कर लेना, एडवाइस ले लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में लॉयर से एडवाइस लेने को तो ऐसा समझते हैं जैसे हम फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करें अपने, लेकिन सब जब हो जाता है, उसके अब बाद 4 केस डल गए हैं, अब चलो भाई लॉयर के पास भागो। जैसे डॉक्टर से आप एडवाइस ले लेते हो, कभी खांसी जुकाम हो गया, कुछ बढ़ गया, तो आप डॉक्टर से हमेशा एडवाइस ले लेते हो कि भाई ये कोई बड़ी बात ना हो जाए, आप पहले ही प्रिकॉशन लेने शुरू कर दोगे। सेम आपके कोर्ट केसेस में भी है, अगर आप पहले ही एडवाइस ले लोगे तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट आप उठते तब हो जब आपके पे 4 केसेस हो जाते हैं। सही बात है। तो प्लीज़ टाइमली, आई थिंक टाइमलीनेस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर पार्टनर ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया हुआ है रच के पेपर में कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये इंपॉर्टेंट है, हर वो चीज़ें जो लिखी जाती हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, उस दिन मैं वी वर टॉकिंग टू समबडी, आई वाज लाइक इतना थक गए होते हैं कि एक और केस क्या डालोगे, बट कैन पीपल फाइल डेफेमेशन या मानहानि फॉर द येस दे कैन, क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल हो सकता है। इनफैक्ट पहले तो इसमें 2 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। पहला तो अगर कोई आपको, जैसे अगर वाइफ इंपॉर्टेंट बोल रही है या कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा शक कर रही है आप पे, हर दूसरे दिन तेरा तो इसके साथ अफेयर है, ये कौन है, ये क्या है, दिस इज़ क्रूएलिटी। सो इसके बेसिस पे तो आप डिवोर्स फाइल कर ही सकते हो। दिस इज़ हार्डकोर क्रूएलिटी कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, कि अगर लड़का किसी से बात कर रहा है, ये कौन है, उसके फ़ोन चेक करना, उसका सोशल मीडिया चेक करना, उसके व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स आप रख रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो दिस इज़ हार्डकोर क्रूएलिटी। ये दिस इज़ वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। दूसरी बात, क्रिमिनल डेफेमेशन कैन बी फाइल्ड, बट उसका भी एक, अगर आप ब्रॉडकास्ट कर देते हो, फॉर एग्जांपल जैसे वाइफ है वो हस्बैंड के ऑफिस में चली गई उसके एम्प्लॉयर से बोलने के लिए कि ये हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे केसेस देखे, इसलिए मैं ये इशू उठा रही हूँ कि वाइफ और उसकी फैमिली अपने मतलब जो हस्बैंड है उसके ऑफिस में ही चले गए हैं सारे कि क्या कहते हैं, ये खराब है, हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर रहा है मेरे साथ, इसकी जॉब, आप इसे जॉब से निकाल दो बाहर। सो दिस इज़ क्रिमिनल डेफेमेशन एंड दिस इज़ ऑल्सो क्रूएलिटी। यू कैन नॉट डू दैट। अगर वो आप उसकी लाइवलीहुड ही छीन लोगे, मतलब वाई यू आर डूइंग दिस। अगर आपका मैट्रिमोनियल इशू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी 2 वक्त की रोटी भी उसे छीन लो। सही बात है। वो कैसे कमाएगा, क्या तुमको काले में नहीं देगा अपना घर, क्योंकि लड़के के ऊपर उसकी मदर भी होती है, कभी कभी फादर भी होते हैं, उनके भी मेडिकल इश्यूज होते हैं, उसकी खुद की भी लायबिलिटी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसे, कई लोग कोशिश करते हैं इसकी जॉब चली जाए, इस पर FIR करा दो, इसकी जॉब ही चली जाएगी, तब फिर हमारे साथ सेटलमेंट करेंगे, लोग भाग के आएंगे हमारे साथ, मतलब सेटलमेंट करेंगे, हमें पैसा देंगे। सो दिस इज़ क्रूएलिटी एंड क्रिमिनल डेफेमेशन। सो जनरली लड़के वाले लोग करते नहीं है क्रिमिनल डेफेमेशन, बट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़के की साइड से होता है ना, मल्टीपल केसेस इतने देख चुके होते हैं, उनको लगता है अब एक और केस। आई थिंक वो चीज़ डरा देती है ज़्यादा कि ऑलरेडी 3 चीज़ों से जूझ रहे हैं। एक और केस में आप क्रिमिनल डेफेमेशन डाल सकते हो, मानहानि का केस। अगर आप केस जीत गए हो, अगर ये प्रूफ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो जेन्युइन केसेस में ही प्रूव हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, अगर कोई वीडियो हो या डायरेक्ट एविडेंस हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस कभी प्रूव नहीं हो सकता। तो हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स को ये राइट है कि अगर वो केस जीत गए हैं, अगर लड़की हार गई है, देन ऑल्सो वो क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि डिफेम तो हो गए हैं वो सोसाइटी में। आपके पास ऑप्शंस हैं, यू जस्ट नीड टू बी लेड टू दैट पॉइंट। फाइनल क्वेश्चंस, यू नो, सो हस्बैंड्स यूजुअली क्या गलती करते हैं आपको लगता है ड्यूरिंग द प्रोसेस? कई बारी केस चल रहा होता है, बट यू सी अ लॉट ऑफ मेन मेकिंग दोज मिस्टेक्स। क्या गलतियाँ करते हैं? 100% लड़के गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि सही टाइम पे आते नहीं है लॉयर के पास, सही टाइम पे वो एडवाइस नहीं लेते। जब उनको पता है कि एक आध कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट हो चुकी है, जब उनको ये एंटिसिपेट हो जाता है कि केस हो सकता है, मैं ये नहीं मानती अगर कोई मुझे बोले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पे केस हो गया, वो पता चल जाता है कि केस होने वाला है या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो आप लॉयर को से कंसल्ट कर लो। चाहे आप किसी को डिस्क्लोज मत करो कि आप लॉयर से मिलने गए हो, या आप जो भी कर रहे हो किसी के एडवाइस पे कर रहे हो, बट अपना डिफेंस बनाना शुरू कर दो। लड़के तब उठते हैं जब उनके ऊपर कंप्लेंट हो जाती है या उनके ऊपर एक आध केस का समन आ गया है घर पे, अब लड़के भागते हैं कि चलो भाई अब क्या करना है, अब तो केस हो गया, अब आप कुछ भी करोगे वो स्ट्रैटेजी एकदम अलग ही बनेगी। उससे पहले एक अलग स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग भी करा सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट आप उसमें जाते नहीं हो, आप उठते तब वो जब केस हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप एविडेंस नहीं रखते अपने पास कोई। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़कियाँ आजकल बहुत स्मार्ट हैं, वीडियोस, फोटोग्राफ्स सब कुछ हैं, बट लड़के थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं कि यार क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, क्या वीडियो बनाएं, लड़कों के पास फ़ोटो भी नहीं होती,
लड़के फ़ोन भी ऐसे यूज़ करते हैं ऐसे आपको वो सेल्फी मोड पे नहीं चलते ना लाइफ में। तो लड़के भी अगर ऐसा कोई, मैं ये नहीं बोल रही कि हर कोई ये करना शुरू कर दो। इफ़ यू आर इन अ हैप्पी मैरिज प्लीज़ या लॉयर की तरफ देखना भी मत, नाम भी मत, हमारा तो नाम भी मत लेना अपने मुंह से। हाउ स्वीट। हाँ एक्चुअली अगर आप हैप्पी मैरिज में हो, बट अगर आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो उस राइट टाइम पे एडवाइस ले लो। दूसरा, अपने पास एविडेंस रखो सारे। उसके पेरेंट्स आपको गाली दे रहे हैं, उसके पेरेंट्स सेटलमेंट, उनका इन्फ्लुएंस है, लड़की किस तरह से बात कर रही है क्या, एंड सेम गोज फॉर द गर्ल ऑल्सो। या कई लड़कियां होती हैं जो नहीं रिकॉर्ड करती हैं, सोचती हैं छोड़ो यार, नहीं क्या इससे मिलेगा हमको, बट आप कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड रख सकते हो, बिकॉज अभी आपको शायद गिल्ट होता होगा कि ओ कि हम क्या कर रहे हैं, बट अपने डिफेंस के लिए रखो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गिल्ट आपको ले डूबेगा कोर्ट केसेस में। या आई थिंक कभी कभी आपको आपकी एक एग्जिस्टिंग मैरिज में बहुत सारे साइंस दिख रहे होते हो और आप इग्नोर कर रहे होते हो कि वो चलता जाए। इफ़ यू थिंक, एंड आई थिंक, मतलब मैं गलत नहीं हो सकती व्हेन आई से, आपका गट जान रहा होता है कि आपकी शादी में क्या चल रहा है। इफ़ यू गेट दैट साइन, maybe it's time, like she's saying, just have your evidence. Now you never know. My final question, I think a lot of people I hear often saying, live in में रह लूँगा, मैं live in में रह लूँगी, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, I am done with शादी। सच में is live in an answer to so many failing marriages? लिव इन इज एक्चुअली, लिव इन एक सोच है, टू बी ऑनेस्ट, एक सोच है लिव इन कि और कुछ नहीं है वो। बट अगर मैं लीगली बात करूँ तो लीगली लिव इन रिलेशनशिप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लड़के को, बिकॉज अगर लिव इन रिलेशनशिप एक सर्टेन टाइम, फॉर एग्जांपल 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, तो इट इज़ कंसिडर्ड सिमिलर टू मैरिज ओनली। तो द गर्ल इन अ लिव इन रिलेशनशिप कैन ऑल्सो आस्क फॉर एलिमनी। और अगर बच्चा हो गया है लिव इन रिलेशनशिप में, तो दैट चाइल्ड विल बी लेजिटिमेट चाइल्ड, वो नाजायज़ नहीं होगा, वो लेजिटिमेट होगा। और आपको जो भी उसके राइट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर, जो भी एक लेजिटिमेट चाइल्ड का जो हक है, वो सारे उसको मिलते हैं। इट्स वेरी ईजी टू से कि लिव इन में चले जाओ, बट पीपल डोंट नो कि लिव इन में जाना ठीक है। अगर आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है तो गुड, इफ़ यू आर एन्जॉइंग एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लिव इन में रह रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग, नो प्रॉब्लम। बट जहाँ डिस्प्यूट आ गया, वहाँ लड़के के पास नो राइट एंड द गर्ल हैज़ सो मेनी राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिव इन में एक मैट्रिमोनियल केसेस फिर थोड़े से सिविल नेचर के होते हैं, तो सॉर्ट हो सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट जहाँ लिव इन रिलेशनशिप आता है, तो लड़की सीधा रेप पे चार्ज लगाएगी, फिर वो डिवोर्स नहीं मांगेगी तुमसे कि डिवोर्स दे दो, क्योंकि वो तो वैलिड ही नहीं है। फिर तो लड़की सीधा रेप के चार्जेस लगाएगी कि ये मेरे साथ शादी में रहा, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहा, इसने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूँगा, और फिर अब उसने शादी नहीं की मुझसे, एंड इट्स अ प्रूवन केस। या सो द men needs to understand all these things। और जो लड़की है वो तो ऑब्वियसली, जो लड़कियों के पास तो बहुत लड़की सिक्योर फ्रॉम लीगल perspective, हाँ, वो उससे सिक्योर है। बट जो लड़के हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं पता। इट्स वेरी इजी टू से कि लिव इन में चलो, बट लिव इन में जब तक खुश हो तब तक खुश हो, उसके बाद जहाँ क्या? ब्रेकअप हुआ नहीं, वहाँ तुम्हारी ऐसी तैसी हुई नहीं, तो या तो अच्छा खासा पैसा रेडी रखना देने के लिए। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं है, इज अ प्रॉब्लम। यही कोशिश करने की मेरी एक कोशिश है। आई विश देर वॉज अ शो लाइक दिस व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई केस, देर वॉज नॉट, और शायद मैंने इसीलिए ये शो बनाया करेगा। मैं इतना, आई थिंक सम डेज आई फील सो गुड अबाउट वॉट आई एम डूइंग, लाइक दिस कॉन्वर्जेशन। आई विश कि मैं अगर कोर्ट में जाने से पहले एक एपिसोड ऑन करती और मुझे पता होता। आई एम सो ग्लैड वी डिड दिस। इज देयर अ मैसेज फॉर एवरीवन जो शायद डिवोर्स शुरू कर रहे हैं उनके लिए, या जो डरते हैं डिवोर्स फाइल करने के लिए, एंड आर स्टक इन अनहैप्पी मैरिजेस, मेन एंड वुमेन बोथ? राइट, सो सबसे पहले तो प्लीज़ डरिए मत, क्योंकि हवा नहीं है। जितनी हम बात करेंगे इस बारे में, उतना ये इशू कॉमन होता चला जाएगा। कई लोग डरते हैं, बात भी नहीं करते इस बारे में। एटलीस्ट बात तो करो, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि आप एक अनहैप्पी मैरिज में हो। शायद आपको दूसरा नहीं तो तीसरा बंदा एडवाइस दे देगा। और सबसे जो कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्जेशन होती है वो एक क्लाइंट और लॉयर की होती है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, एक लॉयर से बात कर लो, एक छोटी सी कंसल्टेशन बुक कर लो, उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो जस्ट स्टार्ट बीइंग वोकल अबाउट इट, नंबर 1। नंबर 2, डरो मत, फर्स्ट स्टेप अपना लो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिपोर्ट ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अनहैप्पी मैरिज में हो भी, आप वो सहते रहोगे, वो तो फिर आप लाइफ टाइम सहते रहो। फिर अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो फिर आपको कोई हाथ पकड़ के खड़ा नहीं कर सकता। द पीपल कैन ओनली सपोर्ट यू, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जब आपको लगे कि अब बस हो गया,
इससे ज़्यादा आई कैन नॉट हैंडल। जब वो पॉइंट आ जाए तो स्टार्ट द प्रोसेस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी। तीसरा मैसेज मैं देना चाहूँगी कि सोसाइटी को हमें खुद को ही चेंज करना है। सो वी कैन नॉट ब्लेम द लॉ, द लॉयर, द कोर्ट, एनीथिंग। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। जब तक हम अपना माइंडसेट खुद चेंज नहीं करेंगे, हम कोई चेंज नहीं देख सकते। ना तो लॉ चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोलकाता रेप केस आया, उस सोसाइटी चेंज हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, अब लॉज बनेंगे। राइट? तो सोसाइटी का माइंडसेट हमें खुद चेंज करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक शी इज़ राइट, लॉ वही है जो हम हैं, वो अपना टाइम लेगा चेंज होने में, बट कॉन्वर्सेशंस लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि यार पार्ट ऑफ लाइफ है, नहीं चला, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। मैं हमेशा बोलती हूँ एक लाइफ है, उसको कितना कॉम्प्लिकेट करके चलना है ना, वो हमारे ही हाथ में है। थ्रो योर ईगोज आउट ऑफ योर सिस्टम, फाइंड द राइट लॉयर्स, फाइंड अ नाइस वे ऑफ लिविंग। कनिका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड आई एम सो ग्लैड। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे तो लगता है इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी आएंगे। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ आई एम कॉलिंग यू अगेन, बट thank you so much for joining in. Thank you so much for having me here. It was a great session. I think काफ़ी awareness मिली होगी लोगों को. Absolutely. मैं बोल रही हूँ, मैं ही सीख रही हूँ बैठ के. At least आँखें खुलनी ज़रूरी है इस point of time पे. Yes. I think वही ज़रूरी है और वही कोशिश हमने की है. I'm going to sum up this episode by saying just one thing. हम नहीं चाहते शादियाँ टूटें, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं. Please work on your marriages. कभी कभी मुझे लगता है एक काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग कोर्ट के थ्रू मिलने पर भी चीज़ें वापस जुड़ सकती हैं, तो वही रूट सही. But just be happy the way you are and the way your life is. Thank you for watching this special episodes. आगे भी तो आप next Sunday wait करना फिर से एक नए episode की. Thank you for watching.